हरिओम सर्वेभ्यो नमः। जय विश्वनाथ हर हर महादेव। प्यारे विद्यार्थियों एवं वशिष्ठ जनों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 हमारा राजनीति एवं विज्ञान के अंतर्गत पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। सरकार क्या है। मैंने उसे छोटी माला बनाने के लिए कहा था। वह बहुत दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति हैं और इतना भारी माला का वजन संभाल नहीं पाएंगे। सरकार क्या है। आर के लक्ष्मण कहते हैं, लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करे, व्यंग्य करे तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है जो कार्टून बनाता हो। वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग करता हो, उसका आलोचना करे, व्यंग्य करे तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए उनका प्रयोग भी करे। सरकार क्या है। अध्याय 3। आपने सरकार शब्द की चर्चा कई बार सुना होगा। इस पाठ में हम यह पढ़ेंगे या पढ़ेंगी कि सरकार क्या है और ये हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती है। अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार, इसके बीच का अंतर क्या है, इसको भी हम जान सकेंगे। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग की गई। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री मिली। ब्याज की दर में उछाल आया, सरकार ने ब्याज के दाम तय किए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार। कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। आइए अध्ययन करते हैं। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के काम या दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक विषयों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद के लिए कई कार्यक्रम भी चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक आपदा विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। न्यायालय भी सरकार का एक अंग है। शायद आपको यह जानकर के आश्चर्य हो रहा होगा, सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों आवश्यक है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ सीमा तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की आवश्यकता होती है जो सब पर लागू हो सके। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की आवश्यकता होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपने सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। सरकार नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपने सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू भी कर देती है। कुछ उदाहरण जो सरकार के मुख्य अंग हैं: सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम और भारतीय रेल। ये क्या है? सरकार के अंग हैं। आइए सरकार के स्तर देखते हैं। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है, तो आप क्या सोच सकती हैं सरकार ये सारे व्यवस्था कैसे करती होंगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर
एक हो गया स्थानीय स्तर पर, दूसरा है राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्र के स्तर पर। स्थानीय, राज्यीय एवं राष्ट्रीय। स्थानीय स्तर का अर्थ है कि आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। स्थानीय शहर का क्या तात्पर्य है? आपके गांव, शहर एवं आपके मोहल्ले से है। राज्य स्तर का अर्थ है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। मानचित्रों को आप ये देखेंगे, राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस पुस्तक में आप आगे चलकर पढ़ेंगी या पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के क्या क्या कार्य, यह भी आप जानेंगे। देख सकते हैं आप ये मानचित्र, ये आपके ऊपर लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, ये दूसरे देश हैं। तो आप नीचे आ जाइए। जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर बांग्लादेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, दिसपुर, असम। नीचे आएंगे आप देखेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। नीचे आएंगे देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, बेंगलुरु, जो कर्नाटक की राजधानी है, गोवा। ये राजनीतिक मानचित्र है। इसमें जो हमने पहले पढ़ा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताने वाले वह मोटे तौर पर होते हैं, जो हमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताते हैं, और उसमें जो बिंदु बिंदु रूप में वो राज्य सीमा बताते हैं। जो एक मुख्य बिंदु है ब्लैक कलर का, वह राजधानी शहर के विषय में बताते हैं, एवं जो रेड कलर से गोला बीच में छोटा बिंदु है वो राज्य राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विषय में बताते हैं। ठीक है, नई दिल्ली हो गया है, वहां पर अब परिवर्तन हो गया है। तो आइए देखते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं यह मुख्य मुख्य अंतर्राष्ट्रीय, राज्यीय राजधानी एवं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विषय में बताया गया है। अब देखेंगे आप यह भारत का राजनीतिक चित्र। इसके बाद मानचित्र में आया है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। आप इस मानचित्र को आप देख नहीं पाएंगे साफ से। जो भारत का प्रशासनिक प्रभाग है 2011 का, इसके द्वारा बताया गया है। हमारे बगल में पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, बंगाल की खाड़ी है, और इधर आपका अरब सागर है। नीचे आएंगे देखेंगे आप श्रीलंका है। आइए, विषय जो ध्यातव्य विषय है, आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद, आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया। जम्मू और कश्मीर, वैसे लद्दाख, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या कह रहे हैं, आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद जो है 2 जून 2014, कब 2 जून 2014 को यह तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर क्या हो गया, अलग अलग हो गया। 31 अक्टूबर 2019 को। आइए सरकार एवं कानून के विषय में जानते हैं। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून स्वीकार्य होते हैं। केवल यही वह नियम है जिससे सरकार कार्य कर सकती है। सरकार के पास जैसे नियम बनाने की बल होती है,
वैसे ही यह बल भी होती है कि लोगों को कानून बनाने के लिए या मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए, कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है, यह जुर्माना भरना पड़ता है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है, तो वे भी कुछ आवश्यक कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया, तो वह न्यायालय जा सकते हैं और यह विषय रख सकती हैं कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या आवश्यक उस विषय पर विचार करना है। सरकार के प्रकार के विषय में जानना चाहेंगे। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के अनुसार नेता को वोट दे करके चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई भी देनी होती है। एक दूसरी सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न भिन्न विषयों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और न ही वह अपने निर्णयों की कोई सफाई देनी पड़ती है। धर्तव्य विषय है यहाँ। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण होती है जो उनको प्रभावित करते हैं। ठीक है। आपके यहाँ की जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके स्थान पर आप कैसी व्यवस्था आप चाहेंगे और क्यों चाहेंगे, इन पर आप अपने विचार रख सकते हैं। राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट है। लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। राजतंत्र में राजा या रानी दोनों उनके द्वारा निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं अपितु नहीं, इसमें परिष्कार होना चाहिए। लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र देश है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लंबी संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए इसका अर्थ है कि लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चयन करते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर के सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकता या कह सकती तब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। देख रहे हैं आप इस प्रकार से मतदान के समय मतदाता अपने जो है स्याही से निशान लगाया जाता है ताकि वह केवल एक वोट दे सके। ग्रामीण मतदान केंद्र का दृश्य है यह ग्रामीण मतदान केंद्र का दृश्य है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग ही नहीं लेने देते थे। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने चाहती थी या वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था।
ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो यह गिने-चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। कि जनता ने संगठित होकर के इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा है, यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए कहा है कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वो वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से कार्य करता है, वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। ऐसे उनके विचार थे गांधी जी के, जो 1931 में उन्हें यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए कहा था। आइए कुछ ध्यातव्य विषय है। वोट्स फॉर वुमेन। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा है। अमेरिका में महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। महिला मताधिकार आंदोलन, और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत सी लड़ाई में, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू कर दिया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणा बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। इनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार जो है 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। अमेरिका में औरतों को अधिकार कब मिला? 1920 में, और इंग्लैंड में मिला 1928 में। आइए पृष्ठ संख्या 33 एवं पृष्ठ संख्या 34 को देखेंगे मानचित्र को, जो भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को दर्शाती है। इन मानचित्रों और विभिन्न अन्य संसाधनों से निम्न जानकारी का पता लगता है। भारत के पड़ोसी देशों के नाम, अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पड़ोसियों के नाम, अपने जिले और इसके पड़ोसी जिलों के नाम, अपने जिले और राष्ट्रीय राजधानी के जाने वाले मार्ग। आइए कुछ प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय स्थानीय है, राज्य है कि राष्ट्रीय है? पश्चिम बंगाल सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय कैसा है? डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में नई जेल सेवाएं शुरू करने का निर्णय कैसा है? गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय? पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय? हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय? 1000 रुपये का नया नोट शुरू करने का निर्णय? ये राष्ट्रीय है, स्थानीय है कि राज्यीय है? आइए हम आपको पहले दिखाते हैं मानचित्र, किस प्रकार से आप ये जान सकते हैं। पृष्ठ संख्या 33 एवं 34। ये देख पा रहे हैं आप? यह साफ नहीं दिखाई दे रहा है अभी, किंतु आपको गूगल के माध्यम से पता लग जाएगा।
धन्यवाद। मिलते हैं आपके कक्षा में अगले साथ। जब तक हर महादेव, जय विश्वनाथ।